अपनी माँ की खोज कर रहा होता है मगर उसे कुछ नहीं मिलता। तभी वह वहाँ से गुस्से में वहाँ से बाहर चला जाता है और हमें दिखाया जाता है कि गोन को वही फ्लैशबैक याद आने लगता है जब वह छोटा था और सभी उसे स्माइल करके देख रहे होते हैं। वह सभी से स्माइल करने के लिए मना करता है लेकिन सभी उसे नॉन स्टॉप स्माइल करके देखे जा रहे होते हैं। गोन की माँ नहीं मिल रही होती है, वह उसके लिए परेशान होता है लेकिन सभी उसे स्माइल करके देखे जा रही होती है, इसलिए उसे स्माइल से नफरत हो जाती है। सीन प्रेजेंट में आता है। गोन उन दो लड़कियों को जो कि स्माइल कर रही होती है उन्हें इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। यहाँ से सीन चेंज होता है और हम गोन को कार से उतरते देखते हैं जो कि एक प्लेस पर आया होता है जहाँ पर सारंग रो रही होती है। वह सारंग को देखकर सारंग के पास जाता है लेता और उसे अम्ब्रेला में कवर कर लेता है। तभी सारंग वहाँ से जाने लगती है लेकिन सारंग का पैर फिसलता है और वह उसके ऊपर गिर जाती है और वह उससे कहता है कि क्या तुम रोती भी हो? कोई बात नहीं, आज तुम और मैं दोनों ही अकेले हैं, मुझे भी कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा, चलो मेरे साथ। लेकिन सारंग उसे मना करती है। तभी वह उसे पीछे से कहता है कि चलो हम डिनर करने चलते हैं क्योंकि आज तुम्हारा बर्थडे है और मैं तुम्हारे दिन को ऐसे ख़राब नहीं होने दे सकता। तभी वह गाड़ी में बैठ जाती है और वह उससे पूछ रहा होता है कि क्या हुआ है, तुम क्यों रो रही हो, तुम्हारा अम्ब्रेला कहाँ है? तो वह उसे बताती है कि अम्ब्रेला हवा के साथ उड़ गया है, मैंने उसे रोकने की कोशिश की पर वह नहीं रुका, मुझे लगता है उसका हवा के साथ उड़ जाना ही ठीक था। तभी वह कहता है कि ये अम्ब्रेला की बात थी या तुम्हारी लव लाइफ की, खैर छोड़ो मुझे उससे क्या, चलो हम चलते हैं। तभी हम देखते हैं कि सारंग गाड़ी में सो जाती है और गोन उसे ब्लैंकेट से कवर करता है और थोड़ी बहुत देर बाद गोन सारंग को जगह देता है और वह उसे गिफ्ट देता है जिसमें कि उसके लिए कपड़े होते हैं। वह उससे पूछती है कि इसमें क्या है तो उसे बताता है कि तुम्हारे लिए कपड़े और जूते हैं। तो वह उससे पूछती है कि इसकी क्या ज़रूरत है, मुझे नहीं चाहिए। वह उससे कहता है कि तुम पूरी गीली हो गई हो और तुम्हें इसकी ज़रूरत है और वह उसे अपने साथ ले जाता है। तभी हम देखते हैं कि सारंग उन कपड़ों को पहनकर आती है जो कि उनमें बहुत सुंदर लग रही होती है। तभी वह गोन को देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि वह एक कपल ड्रेस होती है और वह उससे पूछती है कि तुमने सेम कपड़े क्यों खरीदे थे, यह तो कपल ड्रेस है और अगर कोई हमें देखेगा तो कपल समझ लेगा। तो वह गोन कहता है कि कोई बात नहीं, तुम इसकी चिंता मत करो और वह दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक लड़की उनसे आती है और उनकी फ़ोटो क्लिक कर लेती है और उन्हें कहती है कि आप बहुत अच्छी लग रही हो दोनों एक साथ में, क्या ये आपकी गर्लफ्रेंड है? जिस पे सारंग उसका डाउट क्लियर करती है और कहती है कि नहीं, हम एक साथ नहीं हैं, हम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं हैं। तभी वह सारंग से माफ़ी मांगकर उसी फ़ोटो को उस टेबल पर रखकर वहाँ से चली जाती है। तो सारंग गोन से पूछती है कि तुम्हें मेरे कपड़े और जूतों का साइज़ कैसे पता चला, यह बिल्कुल एकदम फिट है। तो गोन कहता है कि बस रैंडमली मैंने तो सिलेक्ट कर लिया था, मुझे क्या पता था तुम्हारे बिल्कुल फिट आएगा। तो भी हमें फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गोन बड़ी मेहनत करके सारंग के लिए एक ड्रेस बाय करता है जो कि उसे परफेक्ट आ सके। तभी हम देखते हैं कि कार में गोन उसके पैर का साइज़ ले रहा होता है ताकि उसके लिए शूज़ बाय कर सके और वह बहुत मुश्किल से उसके लिए शूज़ बाय करता है। यहाँ से सीन प्रेजेंट में आता है और हम देखते हैं कि उनका खाना आ गया होता है। तो सारंग उससे पूछती है कि इतना सारा खाना किसके लिए मंगवाया है? तो गोन कहता है कि क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है? तो सारंग कहती है नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन इतना सारा खाना वेस्ट हो जाएगा इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो गोन कहता है कि तुम मुझे बता दो कि तुम्हें क्या क्या पसंद है, कौन सा कलर पसंद है, क्या खाना पसंद है, तो मैं उसकी लिस्ट बना लूँगा। तो उससे सारंग पूछते है कि क्या तुम्हें मेरी पसंद जानकर क्या करोगे? तो गोन उससे कहता है कि अगर तुम मुझे बता दोगी तो इतना सब कुछ वेस्ट नहीं होगा और मेरा टाइम भी बच जाएगा। तभी वे दोनों खाना खाने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सारंग जैसे ही बिल पे करने जाती है तो उसका बिल इतना ज़्यादा होता है कि वह देखकर डर जाती है, लेकिन वह फिर भी बिल पे करने की कोशिश करती है। तो गोन हंसते हुए कहता है कि आज तुम्हारा बर्थडे है इसलिए बिल मैं पे कर दूंगा। तो वह बिल पे करके वहाँ से चला जाता है जिससे सारंग भी खुश हो जाती है और इसके बाद वे दोनों कार में बैठकर अपने घर चले जाते हैं। गोन सारंग को छोड़ने उसके घर आता है और जैसे ही वह कार से उतरता है तो वह सारंग को रोककर उससे कहता है कि रुको, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। उसे उस केक को देता है और कहता है कि मैंने ये केक तुम्हारे लिए स्पेशली शेफ से कह के बनवाया है। तो सारंग उस पर कहती है कि तुम्हें मेरे लिए इतना सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है,
मुझे इससे थोड़ा अनकंफर्टेबल फ़ील होता है। तो गोवन सारंग से कहता है कि तुम्हें अनकंफर्टेबल फ़ील होने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तुम अपने घर जाओ। तो जैसे ही सारंग अपने घर की ओर जाने लगती है तो हम देखते हैं कि वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड खड़ा हुआ होता है, जो उससे कहता है कि मुझे पता चल गया तुमने मुझसे ब्रेकअप क्यों किया है, क्योंकि तुम्हारा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। और वह गोवन को उसका बॉयफ्रेंड बनाने लगता है, लेकिन सारंग उसके सारे डाउट क्लियर कर देती है और कहती है कि तुम यहाँ से जा सकते हो क्योंकि तुम मेरे एक्स हो और तुम्हें मुझसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि उसका बॉयफ्रेंड उसकी बातों को मान नहीं रहा होता है और वह तो पुलिस को कॉल करने लगती है और उसका बॉयफ्रेंड उसके हाथ से उसके मोबाइल को छीन लेता है, जिससे सारंग उसे धमकी देती है कि तुम्हें मेरी ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तुम मेरे एक्स हो और अब यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और वह इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि उसका बॉयफ्रेंड उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन उसे गोवन रोक लेता है, यह कहते हुए कि अब तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा। उसने कहा कि तुम उसके एक्स हो और तुम्हें उसकी ज़िंदगी में रहने का कोई अधिकार नहीं है, अब यहाँ से जा सकते हो। और वह उसका हाथ मोड़कर उसे वहाँ से भगा देता है। तभी हम देखते हैं कि सारंग ऊपर आ जाती है और वह उसी केक को देख रही होती है जो कि गोवन ने उसके लिए दिया था। वह कैंडल जलाती है। तभी हम देखते हैं कि गोवन उसके पास मैसेज करता है, तो सारंग उसके मैसेज का रिप्लाई करने ही वाली होती है। तभी गोवन दूसरा मैसेज कर देता है, लेकिन सारंग उसका रिप्लाई नहीं कर पाती। उससे पहले गोवन उसके पास कॉल कर देता है और कहता है कि क्या तुम्हें पता नहीं है ये मेरा नंबर है और इसे सेव कर लो। तो सारंग कहती है कि हाँ मुझे पता था, लेकिन तुमने मुझे टाइम ही नहीं दिया मैसेज का रिप्लाई करने का। तो गोवन कहता है कि ओह ऐसा है, कोई बात नहीं, मैं आगे से तुम्हें टाइम दूंगा। और वह उसे बर्थडे विश करता है और कहता है कि मुझे पहले टाइम नहीं मिला था तुम्हें बर्थडे विश करने को। और वह उसे बर्थडे विश करके कहता है कि अपना ख्याल रखो और फ़ोन कट करके यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम सारंग की दोस्त को देखते हैं, जिसे उसकी बॉस डांट रही होती है और कहती है कि यहाँ पर सारी सेल गिर गई है और तुम लोगों को इतनी भी परवाह नहीं है और तुम्हें तो सेलिब्रेशन बनाना चाहिए कि हम लास्ट नंबर पर आए, तुम यही तो चाहते थे। और वह उनको डांटने लगती है। और हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि सारंग की दोस्त अपने बॉस के लिए कॉफ़ी लेके आती है और उसकी बॉस उससे कहती है कि तुम यहाँ पर कंफर्टेबल होकर बात कर सकती हो। और वह उसे कहती है कि मुझे पता है तुम्हें इस साल कोई भी प्रमोशन नहीं मिला है और मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकती हूँ अगर तुम मेरी सेल बढ़ाने में मदद करो तो। जिसके लिए उसकी दोस्त मान जाती है और कहती है कि हाँ मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हम सारंग की दोस्त और सारंग को मूवी देखते हुए देखते हैं, जहाँ पर उसकी दूसरी दोस्त भी आ जाती है और वह सारंग की उसी ड्रेस को देख लेती है जो उसे गोवन ने दी थी। तभी वह सारंग के पास आती है और वे दोनों उससे उस ड्रेस के बारे में पूछने लगती है, जिस पर सारंग उसे बताती है कि मैं बारिश में भीग गई थी और किसी लड़के ने मुझे ये गिफ्ट की है। तो सारंग की दोस्त उससे पूछती है कि तुम्हें ये ड्रेस किसने दी, लेकिन सारंग उसे उस लड़के का नाम नहीं बताती और वह कहती है कि मैं भीग गई थी इसलिए मुझे एक लड़के ने ये गिफ्ट की है। तभी उसकी दोस्त उससे पूछती है कि तुम्हें पता भी है इस ड्रेस का प्राइस कितना है, जिसे सुनकर सारंग हैरान हो जाती है और वह उससे कहती है कि कोई लड़का तुम्हारे लिए इतना महंगा गिफ्ट ला रहा है और अपने पैसे खर्च कर रहा है तो ज़रूर वह तुम्हें इंटरेस्टेड है। तो सारंग कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम तो उससे मिले भी नहीं हो तो तुम्हें कैसे पता। तो सारंग की दोस्त उससे कहती है कि तुम्हें उसे डेट करना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है वो काफ़ी अच्छा लड़का है। तभी तो उसे तुम्हारे जूतों का साइज़ भी पता था। तो वह कहती है कि तभी हमें फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सारंग सोचती है कि गोवन ने उससे कहा था कि उसने तो बस रेंडमली ये उठा लिए। जो सारंग की दोस्त होती है वह उससे रिक्वेस्ट करने लगती है कि आप हमारे रेस्टोरेंट में आइए, तो दूसरी दोस्त भी उससे रिक्वेस्ट करने लगती है कि आप हमारे प्रोडक्ट को खरीदिए। और इन सब से परेशान होकर सारंग अपने कमरे में चली जाती है और वह वहाँ पर उन्हीं जूतों और कपड़ों को देखने लगती है जो गोवन ने उसे दिए थे और उनको देखकर स्माइल करती है। यहाँ से सीन चेंज होता है और हम गोवन को एक मीटिंग में देखते हैं जो कि फॉर्मल फील्ड के बारे में कुछ बातें कर रहे होते हैं। सारंग उससे कहती है कि हमें वहाँ पर जाना चाहिए, लेकिन गोवन साफ मना कर देता है कि हमें ऐसे किसी से मिलने की ज़रूरत नहीं है और ऐसे रिक्वेस्ट करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और वह इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ऑफिस में बैठकर वही पिक्चर देख रहा होता है जो रेस्टोरेंट में उन दोनों ने क्लिक करवाई थी और वह उसे देख ही रहा होता है। तभी सांची वहाँ आ जाता है और वह सांची से कहता है कि क्या तुम नॉक करके नहीं आ सकते। तभी सांची उल्टा चला जाता है और कहता है
और कौन उसे पूछता है कि कहाँ जा रहे हो, तो वह कहता है कि मैं नॉक करने जा रहा हूँ। तभी वह दोबारा से उस पिक्चर को देखने लगता है तो साची फिर से आ जाता है और वह उसे एक फ़ाइल के नीचे छिपा देता है। तो साची उससे कहता है कि बॉस, आपने हारन के खिलाफ जाने की कोशिश कैसे की? आप तो अभी इतने स्ट्रॉन्ग भी नहीं हो और आपको तो पता है कि वह आपसे कितने स्ट्रॉन्ग है और आप उससे नहीं जीत सकते। आप उनके अगेंस्ट क्यों गए? तो सारंग उससे कहता है कि कोई बात नहीं, मैं ये सब उस फाइल को उठाता है। तो वह फ़ोटो जो कि गोन ने फाइल के नीचे छिपा कर रखी थी साची को दिख जाती है और वह जल्दी से उसे उठा लेता है और सारंग और गोन के बारे में मजाक बनाने लगता है और कहता है कि बॉस, आप उसके साथ डिनर पर गए थे और ये क्या है, आप लोगों ने तो सेम कपड़े पहने हुए, क्या आप दोनों डेट कर रहे हैं? जिस पर वह उससे मना करने लगता है, नहीं, ये तो हमने रैंडमली पहन लिए थे क्योंकि उसका बर्थडे था तो मैं उसे कुछ गिफ्ट करना चाहता था। बस वह मेरी एक एम्प्लॉय है। तो उसको साची कहता है कि बॉस, फिर तो आप मेरे बर्थडे पर भी ऐसा करोगे क्योंकि मैं भी तो आपका ही एक एम्प्लॉय हूँ। और वह उसे और साची उसका मजाक बनाने लगता है तो गोन उसे वहाँ से मारकर भगा देता है। तभी हम देखते हैं कि सारंग गोन के पास मैसेज करती है कि क्या हम काम के बाद मिल सकते हैं, जिसे पढ़कर गोन बहुत खुश हो जाता है और वह उसे मैसेज करने ही वाला होता है, हाँ क्यों नहीं, मुझे भी तुमसे मिलना है, लेकिन वह उस मैसेज को काट कर कह देता है कि आई एम बिजी, जिसे पढ़कर सारंग कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं। तभी गोन दूसरा मैसेज करता है कि क्यों, क्या मैटर है, लेकिन सारंग उस मैसेज का रिप्लाई नहीं करती। तभी वह और मैसेज करता है, सारंग उनका भी रिप्लाई नहीं करती और उससे उसका सबर का बांध टूट जाता है और वह सीधा ही सारंग के पास पहुंच जाता है और कहता है कि तुम मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रही हो? तो सारंग कहती है कि कौन से मैसेज, मैंने नहीं देखे क्योंकि आपको पता है कि काम के वक्त हमें फ़ोन चलाने की इजाज़त नहीं है। तो वह कहता है कि अच्छा, तो तुम बिज़ी हो इसलिए तुमने मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। और वह उससे पूछता है कि क्या बात है। तो सारंग उससे सीधा ही पूछ लेती है कि क्या हम काम के बाद मिल सकते हैं। तो गोन यह सुनकर काफ़ी खुश हो जाता है क्योंकि वह तो यही चाहता था कि वह सारंग से मिले और वह उसे कहता है कि हाँ, मिल सकता हूँ, और वह उसे कहता है कि वैसे तो मैं बहुत बिजी हूँ पर मैं तुम्हारे लिए अपना कीमती समय निकाल लूँगा। तो सारंग कहती है कि अगर आप बिजी हो तो कोई बात नहीं, जिस पर गोन कहता है कि नहीं, मैंने कहा ना, मैं तुम्हारे लिए अपना कीमती समय निकाल लूँगा, और वह इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से सारंग के साथ जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं वे गोन को जाते हुए देखती है और कहती है कि ये बहुत अच्छे बॉस है और इन्होंने ही हमें वर्क फील्ड में जाने से बचाया है। इसके बाद सारंग कहती है कि वर्क फील्ड में ऐसा क्या है और वह उसे बहुत बुरी तरीके से देखने लगती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम सारंग को कंपनी से बाहर निकलते हुए देखते हैं जहाँ पर गोन उसका वेट कर रहा होता है। सारंग कार के पास आती है और गोन बाहर निकलने ही वाला होता है, लेकिन वह उसे रोक देती है, कहती है कि तुम कार में ही रहो, और वह उसे उसका गिफ्ट देती है और कहती है कि यह एक थैंक्स गिफ्ट है क्योंकि तुमने कल जो मेरे लिए किया मुझे बहुत अच्छा लगा। जिससे गोन कहता है कि बस इसके लिए ही मिलना था, और तभी सारंग कहती है कि हाँ, मुझे बस इसके लिए ही मिलना था। तभी हम देखते हैं कि दो लड़कियां पीछे से आ जाती है और वो सारंग को हेलो बोलने लगती है। तभी सारंग गोन का फेस हाइड करने लगती है और उन्हें वहाँ से भेज देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारंग वहाँ से जाने लगती है तो गोन गाड़ी से बाहर निकल के कहता है कि मुझे भूख लगी है, चलो खाने चलते हैं। तो सारंग कहती है कि ठीक है, तुम्हें मैं खिलाऊंगी। और यहाँ से सीन चेंज होता है, हम उन दोनों को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ पर खाने के लिए वेट करना पड़ता है क्योंकि वहाँ पर सभी को लाइन में लगना पड़ता है और अपने नंबर का वेट करना होता है। तो गोन सारंग से कहता है कि मैंने ज़िंदगी में कभी वेट नहीं किया, क्या तुम पहले से ही बुक नहीं कर सकती थी? तो सारंग कहती है कि ठीक है, चलो यहाँ से चलते हैं, हम अगली बार आएंगे। तो गोन सारंग से कहता है कि कोई बात नहीं, मैं वेट कर सकता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि वेट करके कैसा फील होता है। तो सारंग उसे बताने लगती है कि मैंने तो ज़िंदगी में हमेशा वेट ही किया है और मुझे हर बार लाइन में लगना पड़ता है। जैसे ही मेरा नंबर आता है या तो लाइन टूट जाती है या फिर बंद हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सारंग और गोन का भी नंबर आ जाता है और वे रेस्टोरेंट में अंदर जाते हैं जहाँ पर वेटर उनका ऑर्डर लेने के लिए आता है और गोन अपनी डिश का नाम बताने लगता है। तभी सारंग उसे
उस वेटर को अपनी डिश का नाम बताती है और गोन से कहती है कि तुम्हें आज मैं यहाँ लेके आई हूँ, इसलिए मैं अपने पैसों से खिलाऊंगी। तभी हम देखते हैं कि गोन वहाँ की वाइन को लेकर बैठा होता है और कहता है कि पता नहीं ये कैसी होगी, उसका टेस्ट अच्छा भी होगा या नहीं। तो सारा कहती है कि चलो यहाँ से चलते हैं। तभी गोन कहता है कि नहीं, मैं इसे टेस्ट करना चाहता हूँ। जैसे ही वह उसे टेस्ट करता है तो उसे उसका टेस्ट इतना अच्छा लगता है कि एक ही बारी में सारा ग्लास ख़त्म कर जाता है। इसके बाद एक और शेफ़ को दिखाया जाता है जो कि कुछ कलाकारी कर रहा होता है एग के साथ, और वह अपनी कलाकारी के साथ एक हार्ट बना देता है एग से, जिसे देखकर गोन काफ़ी खुश हो जाता है और उसकी पिक्चर निकालने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वह दोनों रेस्टोरेंट से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पे गोन कहता है कि आज मेरा दिन बहुत अच्छा गया है, लेकिन सारंग कहती है कि बॉस मैं आपके साथ थोड़ी अनकंफर्टेबल फील करती हूँ। तो गोन कहता है कि मैंने तुमसे कहा है कि तुम मेरे साथ अनकंफर्टेबल फील मत किया करो। तो सारंग कहती है कि हाँ ठीक है, आगे से ऐसा नहीं होगा। तो गोन कहता है कि मैं दोबारा से वहाँ आज जाना चाहूँगा, चलो हम दोनों पास्ता खाने चलते हैं। जिस पर सारंग मना कर देती है और कहती है कि नहीं बॉस, मैं नहीं जाना चाहती, लेकिन गोन उसे ज़बरदस्ती वहाँ से ले जाता है। यहाँ से सीन कट होता है और हम हवारान को देखते हैं जो कि अपने हस्बैंड से मिलने आई होती है। उसका हस्बैंड उससे डिवोर्स लेना चाहता था, लेकिन हवारान उसे डिवोर्स नहीं देना चाहती, क्योंकि वो कहती है कि अभी तक होटल मेरे नाम नहीं हुआ है, अभी कुछ झगड़ा चल रहा है गोन और मेरे बीच में, इसलिए मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दे सकती। जिससे वो कहता है कि लेकिन मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें से डिवोर्स चाहता हूँ, लेकिन वो उसे मना कर देती है और वह इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम सारंग को देखते हैं, जिसके पास एक लड़का आता है और वह उसे एक लिस्ट थमाकर कहता है कि तुम्हें इन सभी एम्प्लॉयज़ के पास कॉल करनी है और सभी को शुक्रिया कहना है, क्योंकि वे वीआईपी गेस्ट है, और उनसे कहना है कि आप दोबारा हमें यह मौका दें। तभी हम देखते हैं कि सारंग सभी के पास कॉल करने लगती है, जो कि उसको पसंद नहीं आ रहा होता है। पीछे से गोन आ जाता है और कहता है कि तुम चंद पैसों के लिए ऐसा कैसे कर सकती हो, बस थोड़े से ज़्यादा पैसों के लिए तुम किसी के पास कॉल कैसे कर सकती हो, जो कि जिससे हमें देखकर पता चलता है कि गोन की बात सारंग को हर्ट कर जाती है और गोन वहाँ से चला जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम गोन और साची को एक साथ देखते हैं। गोन साची से कह रहा होता है कि क्या तुम थोड़े से पैसों के लिए किसी के पास कॉल कर सकती हो, यह कहने के लिए कि आप हमारे होटल में दोबारा आइए, और वह साची को सारी बातें बताता है। जिस पर साची कहता है कि वह तो बहुत अच्छा काम कर रही है, आपकी सेल को बढ़ा रही है, जिस पे गोन नाराज़ हो जाता है और कहता है कि क्या तुम भी ये सब कर सकती हो। तो साची हाँ बोल देता है। यहाँ से सीन चेंज होता है। यहाँ पे हम गोन को उसके डैड के साथ देखते हैं, जो कि हारान से कह रहे होते हैं कि तुम्हें अपने मैटर को सॉल्व करना होगा, यह बात बाहर नहीं आनी चाहिए। और हारांग भी गोन से कह देती है कि तुम्हें वर्क फील्ड के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए था और तुम्हें अपने एम्प्लॉय से कहकर वहाँ पर लोगों को भेजना चाहिए। तभी हम गोन और साची को देखते हैं। गोन भी साची से कह देता है कि वर्क फील्ड के लिए अलाउ कर दो और किसी एम्प्लॉय को वहाँ पर भेजो। देखते हैं कि मिंसू सभी को बताने आती है कि वर्क फील्ड के लिए किसी एम्प्लॉय को जाना होगा और तुम डिसाइड कर लोगे किसे जाना है। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग एक गेम खेल रहे होते हैं कि जिस पर्ची में जिसका नाम आएगा वही जाएगा। सभी लोग अपनी अपनी पर्ची उठा लेते हैं, लेकिन सारंग रह जाती है और सभी कहते हैं कि सारंग तुम्हारे पास कोई पर्ची नहीं है, इसलिए तुम्हें ही जाना होगा। सारंग भी कुछ नहीं कह पाती और उसे मजबूरी में वहाँ जाना पड़ता है। तभी हम देखते हैं कि सारंग बस स्टॉप पर होती है और वह श्योल के लिए बस पकड़ रही होती है, जिसे और दूसरी तरफ गोन को भी पता चल जाता है कि सारंग फील्ड के लिए जा रही है, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। और वह उसके शेड्यूल को चेक ही कर रहा होता है कि 1 बजे वह यहाँ से बस पकड़ेगी और 4 बजे वहाँ पर पहुँचेगी, जिसके लिए वह उसके लिए वरी होने लगता है। दूसरी तरफ हम सारंग को देखते हैं, जो कि बस में बैठी हुई होती है और वह अपने फ़ोन में एक पौधे को देख रही होती है। इसके बाद वहीं दूसरी तरफ हम गोन को देखते हैं, जो कि अपने फ़ोन में ही देख रहा होता है, जो कि बार बार सारंग को मैसेज कर रहा होता है कि तुम ठीक हो या नहीं हो, और उन्हें बार बार काट रहा होता है। वह एक भी मैसेज सेंड नहीं करता, जिस पे साची कहता है कि बॉस आप क्या कर रहे हो, जिस पे गोन साची से कहता है कि कुछ नहीं, तुम अपना काम करो। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि सारंग उसी स्थान पर पहुंच जाती है जहां पर उसे जाना होता है, और वह एक लेडी से पूछती है कि वह ओल्ड मैन कहाँ है, मैं उनके लिए एक गिफ्ट लाई हूँ। तो ओल्ड लेडी उन्हें बताती है कि वह
किसी से नहीं मिलते और तुम देख सकती हो कि कितने सारे गिफ्ट उनके लिए धरे हैं, लेकिन वह आज तक किसी से नहीं मिले। तो सारंग कहती है कि मैं उनसे मिलकर रहूँगी, आप बस मुझे इतना बता दीजिए कि वह कहाँ है। तो वह उसे माउंटेन की तरफ इशारा करते हुए बताती है कि वह उस तरफ गए हैं, तुम भी जा सकती हो। तभी हम देखते हैं कि सारंग अपने कपड़े चेंज करके उसी ओल्ड मैन को ढूंढने चली जाती है। इस तरफ हम गोवन को देखते हैं जो कि सारंग के लिए बहुत चिंता कर रहा होता है कि उसका क्या होगा, उसे सही से बस मिली होगी, वे अच्छे से पहुंची होगी या नहीं। तभी सासी उससे पूछता है कि बॉस क्या आप उसकी चिंता कर रहे हो। तो गोवन कहता है कि मैं उसकी चिंता क्यों करूँगा, भला मुझे क्या मतलब। तो सासी उसे उसकी मीटिंग के बारे में बताने लगता है, जिस पर वह कहता है कि नहीं कोई बात नहीं, सबको कैंसिल कर दो, सबको कैंसिल कर दो। तभी सासी बोलता है कि सारंग मुश्किल में है और मुझे उसकी चिंता हो रही है। तो गोवन कहता है कि हाँ सही कहा, जिसे पता चल जाता है कि वह उसकी बहुत चिंता कर रहा है। और वह उसे बोलता है कि आज मौसम भी बहुत ख़राब है, शायद बारिश हो सकती है। जिस पे साची कहता है कि बॉस आप बेकार ही चिंता कर रहे हो, क्योंकि 30% ही चांस है बारिश आने की। जिस पर हम देखते हैं कि बाहर एकदम बहुत तेज़ बिजली कड़कती है और बारिश शुरू हो जाती है। उधर दूसरी तरफ हम सारंग को देखते हैं जो कि एक पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती है क्योंकि बारिश शुरू हो जाती है। उसके पास गोवन की कॉल आती है और वह उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम ठीक हो, तुम्हें अब वापस आ जाना चाहिए। लेकिन वह उससे कहती है कि नहीं, मैं उस ओल्ड मैन से मिलकर ही जाऊँगी क्योंकि यह मेरा काम है और मैं अपने काम को पूरा करके आऊँगी। तभी हम देखते हैं कि उसे वही पौधा दिखता है जिसे वह बस में देख रही होती है और वह उसे देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। कॉल को कट कर देती है, वह उसे जमीन से निकालती है और खुश होने लगती है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वह चट्टान से नीचे जा गिरती है, जिससे कि गोवन भी काफ़ी परेशान हो जाता है और वह उसे बार बार कॉल कर रहा होता है। तभी थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि सारंग को होश आता है और वह अपने आप को चट्टान के नीचे पड़े हुए देखती है और कहती है कि मैं अभी जिंदा हूँ और मैं बच गई। और उसके पैर पर भी बहुत चोट आई हुई होती है और वह उसी पेड़ को देखती है और कहती है कि तुम भी बच गई। वह उसे खाने ही वाली होती है, लेकिन तभी देखते हैं कि उसे जानवरों की आवाज़ सुनाई देती है और उसे बहुत डर लगने लगता है और वह वहाँ पर बैठकर रोने लगती है। तभी थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर लाइट मारते हुए आ रहा होता है और वह सारंग के पास ही आता है, जिसमें से गोवन एंट्री मारता है बिल्कुल हीरो के माफिक और वह सारंग को बचाने के लिए उस चट्टान से कूद जाता है। यहीं इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि वॉन को समझ में आ जाता है कि वेदर बहुत ख़राब है और वहाँ शायद सियोन ज़रूर फंसी हुई होगी क्योंकि उसका फ़ोन भी अपना पिक नहीं कर रही थी। अब वो जल्दी से हेलीकॉप्टर अरेंज करने को बोलता है अपने असिस्टेंट यानी कि सैंग को, लेकिन वो बोलता है कि ये तो पॉसिबल नहीं है, तुम्हें मिसिस गू से परमिशन लेनी पड़ेगी। अब वो अपनी सिस्टर यानी कि मिसिस गू से परमिशन लेने के लिए जाता है। वो एक मीटिंग में होती है, वो मीटिंग में सभी के साथ बिजनेस इन्वेस्टर्स के बारे में कुछ बात कर रही होती है। तभी मीटिंग के बीच में वॉन आता है और उसे हेलीकॉप्टर की परमिशन मांगता है, लेकिन वो तो उसका सुनते ही नहीं है। वो उसे बोलती है कि अभी मैं मीटिंग में हूँ, बाद में मेरे से बात करना। अब वहाँ पे वॉन सबके सामने ये चीज़ सबको बताता है कि हमारा कंपनी का एक एम्प्लॉय माउंटेन एरिया में फंसा हुआ है, इसलिए उसे हेलीकॉप्टर चाहिए। लेकिन उसकी सिस्टर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इनफैक्ट वो बहुत उसे रिक्वेस्ट भी करता है, उसके आगे झुकता भी है, लेकिन फिर भी उसकी सिस्टर इतनी अकड़ू होती है कि उसे हेलीकॉप्टर के लिए परमिशन नहीं दिलवाती है। वो जानबूझ के ऐसा करती है। अब इसके बाद तो वॉन को बहुत गुस्सा आता है और वो बाहर जाता है और वो खुद ही कॉल करता है हेलीकॉप्टर के लिए और बोलता है कि इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूंगा, चाहे कितना भी कॉस्ट हो, सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। लेकिन उसे जाने से पहले उसका असिस्टेंट सैंग उसे रोकता है कि इतना मौसम खराब है, अब हेलीकॉप्टर में मत जाओ, आपको कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा। लेकिन वॉन तो किसी की भी नहीं सुनता, उसको बस सियोन की चिंता रहती है। अब वो हेलीकॉप्टर लेके सीधा वहाँ पे पहुंचता है और वो उसी के पास नीचे सीधा छलांग लगाता है। अब सियोन तो डर जाती है कि कौन है। फिर जब वो देखती है कि वॉन उसे बचाने आया है तो वो उसे हक कर लेती है और उसके इमोशंस बाहर आने लगते हैं। अब वॉन उसे बोलता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे हूँ तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। लेकिन कुछ सीन ऐसा भी हो जाता है कि उसको खुद को डर लगता है और वो उसके पीछे छुपने लगता है। तब जॉन उसका मजाक बनाती है। फिर वो रेस्क्यू टीम की हेल्प के लिए फोन करता है, लेकिन वो लोग बोलता है कि वो लोग मॉर्निंग में आएंगे, उन लोग को रात यहीं गुजारनी पड़ेगी। तभी इतनी देर में हम देखते हैं कि एक अंकल उन्हें बचाने के लिए आते हैं, उनके ऊपर टॉर्च लाइट की रोशनी आती है। अब वो अंकल उन्हें अच्छा खासा बचा लेते हैं। हमें पता चलता है ये वही अंकल है जिसके लिए सियोन माउंटेन एरिया पे गई थी जिनको ढूंढने। अब वो लोग अंकल आंटी के साथ बैठ के बहुत सारी बातें करते हैं। अब वहाँ पे अंकल बोलते हैं अगर मैं तुम लोग को बचाने नहीं आता तो तुम लोगों का क्या होता। उसके लिए सियोन उसे थैंक्स बोलती है और वो उन लोग के लिए बहुत टेस्टी सा सूप बनाता है जो दोनों को बहुत पसंद आता है। अब उसके बाद वॉन सियोन से कहता है कि मॉर्निंग में सुबह तुम हॉस्पिटल चेक करवाने चल जाना, लेकिन सियोन तो मना कर देती है, बोलती है कि मुझे सुबह रेडी होकर अपने काम के लिए जाना है जो कि बहुत जरूरी है। अब वॉन बोलता है कि काम इतना भी जरूरी नहीं, पहले तुम्हारा हेल्थ बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन वो तो उसका सुनती नहीं है। फिर इन द एंड वॉन उसे कहता है कि आज जो भी तुम्हारे साथ हादसा हुआ वो नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा, मैं इस चीज का प्रॉमिस करता हूँ। अब उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम नेक्स्ट मॉर्निंग में देखते हैं कि सियोन वहाँ की जगह झाड़ू से साफ कर रही होती है। इतनी देर में उसके पास वॉन आ जाता है। अब वो उसे
झाड़ू मांगता है और बोलता है कि मैं साफ करता हूँ, तुम बैठ जाओ। वो ये सब काम अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं किया था और आज वो सियोन के लिए इतना सब कुछ करता है, लेकिन सियोन उसे उसके हाथ में झाड़ू नहीं देती है। फिर वो उसे छीना झपटी करने लग जाता है, जिसकी वजह से गलती से सियोन उसके पैर में झाड़ू मार देती है और उसको लग जाता है, लेकिन वो इन दिन उससे झाड़ू लेके ही रहता है। फिर वो खुद साफ करने लग जाता है, वो लोग हंसी मजाक करते हैं और लास्ट में वो इतना जोर जोर से साफ करता है कि लास्ट में वो झाड़ू ही टूट जाती है। अब जब वो लोग रिटर्न होम वापस जा रहे होते हैं तो सियोन अंकल को वापस से थैंक्स कहती है कि उन्होंने उनकी जान बचाई। तभी वॉन बोलता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है, लेकिन सियोन तो बेचारी वॉन को क्रेडिट ही नहीं देती है। फिर वो जिनसिंग प्लांट जो तोड़ के लाई थी वो अंकल को दिखाती है और जैसे ही वो प्लांट देखते हैं वो उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं और कहते हैं कि मैं माउंटेन्स एरिया पे इतनी साल से जा रहा हूँ लेकिन मैं इसे तोड़ नहीं पाया, ना ही ढूंढ पाया, और तुमने इतना बड़ा काम किया है। ये प्लान तुम्हारे लिए बहुत लकी होने वाला है। जो चीज़ इम्पॉसिबल था तुमने उसको पॉसिबल करके दिखाया है और इसके इतने अच्छे काम की वजह से वो अपने साथ काम करने के लिए उसे ऑफर भी देता है। लेकिन जैसे ही वॉन ये बात सुनता है वो मना कर देता है, बोलते हैं कि ये हमारी होटल की बहुत अच्छी एम्प्लॉय है, बहुत ही रेपुटेटेड एम्प्लॉय है, तो ये मेरे साथ ही मेरी कंपनी में काम करेगी, आपके साथ काम नहीं कर सकती। अब वॉन तो सियोन को कहीं भी जाने ही नहीं देता था क्योंकि वो खुद चाहता था कि सियोन उसकी आंखों के सामने रहे। अब अंकल उससे बोलते हैं कि ये बहुत रेयर केस में ही मिलता है, ये जल्दी से मिलता भी नहीं है, तो तुम ये अपने पास रखना और अपने फादर या मदर को दे देना। अब यहाँ पे वॉन को पता चलता है कि सियोन के मॉम या डैड कोई भी नहीं है, उसके सिर्फ एक ग्रैंड माँ है और उन्हीं को वो जाके ये जिनसे प्लान देगी। अब जब लोग रिटर्न जा रहे होते हैं तो उसका असिस्टेंट सैंग ही उन लोग को लेने आता है। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि सैंग वॉन को बताता है कि आपसे चेयरमैन मिलना चाहते हैं और सीधा आप उनके पास ही जाइए। और सैंग सियोन को सब कुछ बता रहा होता है कि वो कैसे आया इसकी जान बचाने के लिए, लेकिन जैसे वो बताने जा रहा होता है सियोन को वॉन उसे रोक लेता है। अब वो लोग जब जा रहे होते हैं तो रास्ते में सैंग और सियोन दोनों ही बहुत सारी बातें करते हैं कि उन लोगों के साथ क्या क्या हुआ, और पीछे बेचारा वॉन बैठा रहता है और उसको बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि बात मुझे करना चाहिए सियोन से, लेकिन ये लोग एंजॉय कर रहे हैं। अब वो उन दोनों से बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था। अब फिर वो लोग सैंग उसे ट्रीट मांगता है, ट्रीट के लिए वो लोग एक रेस्टोरेंट भी जाते हैं जहाँ पे वो लोग बहुत सारा फूड और खाने का सामान खरीदते हैं। अब इस बार वॉन ड्राइव करता है और वो बार बार जब वो लोग बात करते तो यही बोलता है कि मैंने तुम्हें बचाया है, मुझे तो तुमने थैंक्स भी नहीं कहा। वो सोचता है कि इन लोगों को मेरी कोई परवाह ही नहीं है। वो लोग दोनों खाने पीने में मस्त बिजी थे। अब एक दफ़ा तो सियोन अपने हाथ से ही वॉन को खिलाने जा रही होती है। अब जैसे वो खाने जा रहा होता है कि असिस्टेंट उसका हाथ पीछे खींच लेता है और बोलता है कि नहीं इनको मत, इसका वेट बढ़ जाएगा। अब इसके बाद तो वॉन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो उससे तो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। अब उसको वॉशरूम जाना होता है, इसके लिए वॉन उसके लिए गाड़ी रोकता है क्योंकि उसका पेट खराब हो जाता है खा खा के, तो वो उसे वॉशरूम छोड़ के वो दोनों चला जाता है। अब वॉन उससे ग्रैंड माँ का घर पूछता है, फिर वो बोलती है कि आपको तो चेयरमैन ने बुलाया है, लेकिन वो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। वो सीधा उसके ग्रैंड माँ के घर लेके जाता है क्योंकि उसे जिनसे प्लान देना था अपने ग्रैंड माँ को। अब नेक्स्ट सीन में हम योंग को देखते हैं जिसका थोड़ी देर में फ्लाइट टेक ऑफ होने वाला है। वहाँ पे कुछ कंपनी के टीम मेंबर्स बैठे हुए थे जिनके हाथ में फॉर्म था। अब वो लोग योंग को वो फॉर्म फिलअप करने के लिए बोलते हैं अपनी कंपनी के लिए, और वो लोग उससे अच्छा खासा रिटर्न में पैसा भी ऑफर करते हैं, लेकिन वो उस लेडी का फॉर्म तो नहीं भरती है। फिर जब वो आगे जाती है तो उसे एक और अंकल मिलते हैं, वो भी सेम उसे फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने को बोलते हैं, लेकिन वो बोलती है कि हमें हमारा डेटा किसी को भी देना अलग है। अब वो दोनों की पूरे फ्लाइट में बहुत ज्यादा बहस हो जाती है, वो लोग एकदम लड़ने लगते हैं एक दूसरे का बाल बाल नोचने लगते हैं। बहुत मुश्किल से ये मामला योंग और सारे एयर होस्टेस संभालती है। एट द एंड जब वो अंदर जाती है तो वो देखती है कि उसके पैर में सिर्फ उसका एक ही शूज है। तब उसका जूनियर उसका दूसरा शूज उसे लाके देता है और बोलता है कि अगर कुछ भी आपको चाहिए होगा तो मैं हमेशा हूँ आपके लिए। अब यहाँ पे तो योंग सोचती है कि ये मेरी इतनी केयर क्यों कर रहा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वॉन सियांग को उसके ग्रैंडमा के रेस्टोरेंट के बाहर छोड़ देता है। वो उसे गुड बाय बोल के अंदर चली जाती है। अब जैसे ही वो अपने ग्रैंडमा के सामने जाती है वो उन्हें जिनसे प्लान ऑफर करती है कि वो बहुत मुश्किल से उनके लिए लाई है, लेकिन ग्रैंडमा तो अपने रेस्टोरेंट में इतने ज़्यादा बिजी होती है कि उसको ठीक से सुनती भी नहीं है, ऊपर से उसको काम में लगा देती है कि तुम काम करो। अब वो बेचारी रेस्टोरेंट में सबको खाना वाना सर्व करती है, तभी बाहर वॉन बाहर ही रहता है। अब वो बाहर गेट से ही शीशे से उसे देखने लगता है। इतनी देर में पीछे से ग्रैंडमा आ जाती है और उसे पूछती है कि वो कौन है, लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी अभी ग्रैंडमा को बताता नहीं है और वो बोलता है कि हाँ मैं उसका कलीग ही हूँ। अब वो कुछ भी नहीं सुनती है, वो सीधा उसे काम दे देती है। वो उसे साइड में बैठा के अनियन को पील्स करने के लिए बोलती है, जो उसने अपनी जिंदगी में कभी भी ये काम किया हुआ नहीं आता है। वो उसे पूछती है क्या तुम्हें काम आता है, वो मना करता है, लेकिन वो तो बिलीव ही नहीं करती है और वो उसे बोलती है जैसे मैंने कहा है वैसा ही करो। अब उस बेचारे को सारे प्याज छिलने पड़ते हैं बैठ के और उस आँख से इतने आंसू निकलते हैं। वो सोचता है कि मेरे आँख से आंसू क्यों निकल रहा है, उसको तो कुछ पता ही नहीं होता है। अब वहाँ पे सियोन तो उसे एकदम भी देख नहीं पाती है, उसको अंदाजा नहीं होता है कि वो ये सब काम कर रहा है। अब जब ग्रैंड माँ आके देखती है कि उसने इतना अच्छे से काम दिया है तो उसको अप्रिशिएट करती है। इतनी देर में सियोन बाहर आती है और वो अचानक से वॉन को देखती है और शॉक हो जाती है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है। अब और वह उससे पूछती है कि तुमने ये एप्रन क्यों पहना हुआ है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से ग्रैंडमा आ जाती है और वह उन दोनों को अंदर बुला लेती है। वह गोन को सूप देती है जो कि गोन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वह उनसे पूछता है कि ये क्या है, तो ग्रैंडमा उससे कहती है कि ये मर्दों के लिए बहुत अच्छा होता है और तुमने इतनी सारी प्याज छिली है इसलिए मैंने तुम्हें ये दिया है। तभी हम देखते हैं कि सारंग गोन को बाजार ले जाती है और वह उससे कहती है कि हमारा टेस्ट खराब हो गया है, इससे तुम्हें मैं कुछ स्वीट्स खिलाती हूँ, और वह उसे स्वीट खिलाने लगती है जो कि गोन को काफ़ी पसंद आती है और वह बहुत सारी स्वीट्स खा जाता है।
और जैसे ही वह पे करने जाता है तो वह चेक करता है कि उसके पास वॉलेट नहीं होता और सारान उसका बिल पे करती है। तो वह उससे कहता है कि मैं तुम्हें इसी बाद में लौटा दूंगा। तो आप गेम खेलने जाते हैं जहाँ सियोन बचपन में बहुत बार खेली है लेकिन कभी किसी को भी वो जीतते हुए नहीं देखी। अब उसके बाद वॉन और वो लोग गेम खेलते हैं लेकिन वॉन बार बार हार जाता था। वो बहुत बार खेल चुका था और मनी पैसे वेस्ट हो गया था। अब एक लास्ट टाइम के लिए वो सियोन को मनाता है और उसको बहुत बोलता है, उसको रिक्वेस्ट करता है और बहुत ही क्यूट सी एक्टिंग करने लगता है, क्यूट क्यूट फेस बनाने लग जाता है एक बार लास्ट गेम खेलने के लिए। फिर इन द एंड सियोन मानी जाती है। जब वो लोग गेम का एक लास्ट ट्राई करने जाते हैं तो सच में वो नंबर आ जाता है जो उसको चाहिए होता है। वो लोग गेम जीत जाते हैं। फिर उन लोगों को वो किंग्स क्रैप मिल जाता है। अब उसके बाद वो लोग जब जा रहे हो तो सियोन बोलती है, मैं बचपन से ये गेम खेलती आई हूँ लेकिन मैं या किसी और को मैंने कभी इसे जीतते हुए नहीं देखा। तुम बहुत लकी हो जो तुम ये गेम जीते हो। तभी वॉन अपने आप को बड़ा दिखाने लग जाता है कि हाँ मैं बहुत लकी हूँ और मैं ये कर सकता हूँ। अब वो लोग बातें कर रहे होते हैं कि अचानक से रास्ते में एक बॉम्ब जैसा कुछ ब्लास्ट होता है और उसमें से धुआं निकलता है। फिर वो सियोन को बचा लेता है। फिर उन्हें पता चलता है लास्ट में कि वो तो राइस पफ का धुआं था। लेकिन जब लोग नीचे देखते हैं तो उसके हाथ से सियोन को बचाने के चक्कर में वो किंग क्रैब नीचे गिर जाता है और वो टूट जाता है जो उसके लिए वॉन के लिए बहुत प्रीशियस गिफ्ट होता है। अब वो लोग जब ग्रैंड माँ के पास वापस जाते हैं तो ग्रैंड माँ वॉन से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने लग जाती है उसके डैड के बारे में और उसके फैमिली के बारे में। लेकिन वो तो बोलता है कि मेरे डैड बस एक छोटे छोटे बिजनेस संभालते हैं। लेकिन ग्रैंड माँ बोलती है कि चाहे तुम्हारी फैमिली कितनी भी रिच हो लेकिन तुमको अपने हिसाब से ही रहना चाहिए और अपने ही बारे में सोचना चाहिए। और वॉन ग्रैंड माँ के लिए एक बुके भी लेके आता है बहुत सुंदर सा फ्लावर का। अब ग्रैंड माँ से बोलती है कि तुम्हें अपना पैसा वेस्ट करने का क्या जरूरत है इस पे। उसके बाद वो लोग बस बैठ के लंच करते हैं जो ग्रैंड माँ बहुत ही स्पेशल डिश उसके लिए बनाई होती है लेकिन उसने कभी टेस्ट नहीं किया होता है। जिंदगी में कभी उसने वो चीज़ नहीं खाया होता है लेकिन ग्रैंड माँ के बोलने पे वो चीज़ टेस्ट करता है और जब वो खाता है तो उसे बहुत ज़्यादा टेस्टी और यम्मी लगता है। अब यहाँ पे सियोन उन लोगों को देखती है कि उन दोनों की केमिस्ट्री अच्छे से जच रही है ग्रैंड माँ के साथ। अब जब वो लोग वापस जा रहे होते हैं तो ग्रैंड माँ उसे वही डिश साथ में अपने घर ले जाने के लिए भी देती है क्योंकि उसको इतना पसंद आता है और साथ साथ उन लोगों को वेजेस भी देती है क्योंकि उसने ऑनियन पील्स किए थे। और सियोन को भी वेजेस मिलता है क्योंकि वो ग्रैंड माँ के लिए जिनसेंग प्लांट लेके आई थी। अब उनके जाने के बाद ग्रैंड माँ सोचती है वॉन के बारे में कि कितना वेल मैनर्ड लड़का है, इसमें बहुत अच्छे मैनर्स है और उसके लिए वे फ्लावर्स को भी देखती है। अब यहाँ पे ग्रैंड माँ को कहीं ना कहीं वॉन पसंद आ ही जाता है। अब नेक्स्ट सीन में वॉन सियोन को घर ड्रॉप करता है तो वो उसे थैंक यू बोलती है हर एक चीज़ के लिए जो वॉन ने अभी तक उसके लिए किया। फिर वो बोलती है कि थैंक यू बोलने से काम नहीं पर चलेगा, तुमको ट्रीट देना होगा, क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी। जब भी डेट वर्ड का नाम सुनती है सियोन तो वो बहुत ज़्यादा शाय फील करती है और ब्लश करने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वॉन अपने घर पे आता है और जो ग्रैंडमा ने दिया होता है वो डिश अपने डैड को भी खिलाता है और उनको ये डिश बहुत ज़्यादा पसंद आता है। वो इनफैक्ट बोलते हैं कि जब तुम नेक्स्ट टाइम जाओगे तो नेक्स्ट टाइम भी लेके आना मेरे लिए। और उसके बाद वो उससे हेलीकॉप्टर के बारे में पूछने लग जाते हैं कि भले ही तुम चेयरमैन के बेटे हो लेकिन तुमको कंपनी का पॉलिसीज एंड प्रोसीड्यूर्स रूल्स नहीं तोड़ना चाहिए, वो भी सिर्फ एक एम्प्लॉय के लिए। तुमने एक एम्प्लॉय के लिए इतना सब कुछ किया। तभी वॉन बोलता है कि मेरे लिए किसी एक पर्सन की भी ज़िंदगी बचाना बहुत बड़ी बात है। क्या आपने कभी किसी को अपनी लाइफ में एक बार भी सेव किया है। अब इसके बाद वो कुछ नहीं बोलते हैं, एकदम चुप ही हो जाते हैं और इधर उधर की बातें करने लगते हैं और चले जाते हैं। अब यहाँ पे वॉन को उम्मीद था कि शायद उसके डैड उसके मॉम के बारे में कुछ बताएंगे लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अब नेक्स्ट सीन में उधर सियोन वॉन के बारे में ही सोचने लगती है, जो भी मोमेंट उसने उसके साथ स्पेंड किए होते हैं। उसके बाद हम डायुल को देखते हैं जो अपने कलीग्स के साथ बैठी होती है। वहाँ पे उसके सीनियर उसे ऑर्डर देती है कि उसको आज ही पूरे मंथली का जितने भी सेल्स है उसकी रिपोर्ट बनाने के लिए। लेकिन डायुल को तो घर जाना होता है क्योंकि उसका काम का टाइम अप हो चुका था, लेकिन फिर भी उसको ऑर्डर मिलता है। अब वो वापस अपने काम पे जाती है और सारी मंथली की सेल्स की रिपोर्ट बनाती है। अब नेक्स्ट सीन में सियोन को पता चलता है कि होटल में एक लड़की का बर्थडे सेलिब्रेट कॉल आने है कि बच्चे के लिए गिफ्ट पूरा होटल का बना देता है। वो लोग फ्लावर से सियोन को डेकोरेशन के साथ जाना पड़ता है। अब वहाँ पे वो लड़की जैसे ही वॉन को देखती है वो उसको गले लगने लगती है और ऐसे बिहेव करती है कि जैसे वो उसकी गर्लफ्रेंड हो और बोलती है कि अगर तुम पार्टी में नहीं आते तो इस पार्टी का कोई भी मजा नहीं होता। अब सियोन ये सब सुन रही होती है और उसको बहुत ही खराब लगता है। उसको ये सब सुन के बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता, वो गलत समझने लगती है और फिर वहाँ से उसका मूड पूरे पार्टी में खराब ही रहता है। फिर हम वॉन को देखते हैं वो लड़की से बात कर रहा होता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो वॉन को पसंद करती है लेकिन वॉन तो उसे लाइक नहीं करता था और उसे बोलता है कि तुम मेरे साथ डेट मत करो, मेरे बदले तुम उसके साथ डेट करो जो तुम्हें लाइक करता हो, तुमसे प्यार करता हो, मेरे में तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो। अब उस पार्टी में तो वॉन की आंखें सिर्फ सियोन को ढूंढ रही होती है। उधर सियोन को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। अब जब वो अपने घर जाती है तो उसका बहुत ही मूड खराब रहता है। उसकी फ्रेंड उसके लिए यानी कि योंग उसके लिए कुकीज़ लाई रहती है जो खा के उसका मूड ठीक हो जाता है, उसको बहुत पसंद आता है। इतनी देर में डायुल भी आ जाती है और आज उसको अपने घर पे नहीं जाना होता है, वो आज फ्री होती है। तभी उसको बोलती है कि जो मुझे ऑर्डर करना है ऑर्डर कर लो। फिर वो लोग आपस में बहुत सारी बातें करती है और वो लोग म्यूजिक चला लेती है और अपने अवतार में आ जाती है। फिर वो लोग एकदम पागलों की तरह डांस करने लग जाती है। उनको कोई होश आवाज़ नहीं आता है कि वो लोग कहाँ है, क्या कर रही है। अब उनकी डोर की बेल बजती है जहाँ पे एक एक करके बहुत सारे डिलीवरी बॉय उन लोगों का फूड देने आते हैं। बार बार वो तीनों में से कोई ना कोई गेट पे जाता है पिकअप करने के लिए। लेकिन इन द एंड जब सियोन जाती है पिकअप के लिए अपने गेट पे, वो जैसे दरवाजा खुलती है उसको सामने वॉन दिखता है और उसकी तो आँख खुली रह जाती है, वो एकदम शॉक्ड हो जाती है। अब ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीक में आएगा। और अगर आपको नेक्स्ट